आज हम योग पर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा अभ्यास जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है, पर जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति में है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास योग, भारत की विरासत, वैश्विक विस्तार शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज भी हैं। अच्छा। तो इन्हीं से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि योग कहाँ से आया, इसके सेहत के लिए क्या फायदे हैं, और हाँ, ये पश्चिम में इतना बड़ा बाजार कैसे बन गया। और ये भी कि अब भारत इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के तौर पर दोबारा कैसे स्थापित कर रहा है। सही। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालें और देखें कि भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि योग कोई आजकल का फैशन नहीं है, जैसा शायद कुछ लोग सोचते हों। इसका इतिहास तो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और इसे एक व्यवस्थित रूप दिया पतंजलि के योग सूत्र ने, जो करीब 400 ईस्वी का है। इसमें वो 8 अंग है ना, अष्टांग योग। हाँ, सुना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह। सही। नैतिक नियम, आसन, सांस की तकनीकें, ध्यान की अवस्थाएं, सब कुछ। और कमाल की बात यह है कि सदियों तक ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ा। वाह, मतलब ये सिर्फ शारीरिक कसरत से कहीं ज्यादा गहरा है। शायद इसीलिए दिसंबर 2016 में यूनेस्को ने योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। बिल्कुल। ये भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। और इसकी दार्शनिक गहराई के अलावा इसके ठोस स्वास्थ्य लाभ भी हैं। शारीरिक स्तर पर देखें तो जाहिर है, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत, संतुलन, ये सब बढ़ता है। हाँ, और मानसिक सेहत के लिए भी इसके फायदे तो बहुत सुने हैं, है ना। आजकल तनाव और चिंता तो जैसे आम बात हो गई है। सही कहा। और कई स्टडीज ये बताती भी हैं कि योग तनाव, चिंता और यहाँ तक कि हल्के अवसाद को कम करने में बहुत कारगर हो सकता है। अच्छा, सामान्य कसरत से भी ज्यादा? कुछ मामलों में हाँ। और हल्के डिप्रेशन में तो इसे साइकोथेरेपी जितना प्रभावी भी पाया गया है। ये ध्यान और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने में भी मदद करता है। शायद इन्हीं फायदों की वजह से ये पश्चिम में इतना चला। वो स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद जैसे गुरु, वो इसे 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिम ले गए थे, ऐसा सुना है। हाँ, उन्होंने एक तरह से नींव रखी, लेकिन इसका जो असली व्यावसायिक उछाल है वो आया 1970 के दशक के बाद, जब पश्चिम में वो फिटनेस का चलन बढ़ा ना। हाँ। तब योग के कुछ खास, आप कह सकते हैं, ब्रांडेड रूप ज्यादा लोकप्रिय हुए। जैसे वो बिक्रम योग जो गर्म कमरे में करते हैं, और आयंगर योग जिसमें वो प्रॉप्स का इस्तेमाल होता है, और वो तेज वाला विन्यास या पावर योग। बिल्कुल वही। ये स्टाइल पश्चिमी फिटनेस कल्चर से आसानी से जुड़ गए, और नतीजा आज पश्चिमी योग उद्योग एक बहुत बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। कितना बड़ा, कुछ अंदाजा है? अंदाजा क्या, आंकड़े हैं। 2023 में इसका मूल्य $107 बिलियन से ज्यादा था, और अनुमान है कि 2030 तक ये $200 बिलियन पार कर जाएगा। अरे बाप रे, $200 बिलियन! इसमें क्या क्या आता है? स्टूडियोज, कपड़े? हाँ, स्टूडियोज, महंगे कपड़े जैसे वो लुलुलेमन ब्रांड, वर्कशॉप, रिट्रीट, सब कुछ। ये दिखाता है कि योग पश्चिम में कितनी तेजी से एक इंडस्ट्री बन गया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस व्यवसायीकरण में योग का जो मूल भारतीय दर्शन है, वो ध्यान वाला पहलू, वो कहीं पीछे छूट गया है? अक्सर ऐसा होता है। ये एक चिंता की बात है। जब योग मुख्य रूप से एक फिटनेस या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके नैतिक और आध्यात्मिक आयाम वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार अब योग को उसके जड़ों से दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ा कदम तो शायद वो था, प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अब तो दुनिया भर में लाखों लोग इसे मनाते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भारत का आयुष मंत्रालय है, जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक पद्धतियों को देखता है। वो योग संगम पोर्टल और योग महोत्सव जैसे कार्यक्रम चला रहा है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें वो मानकीकृत प्रोटोकॉल बना रहे हैं, योग शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समुदाय में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी पहल हो रही है। जैसे उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी योग नीति पेश की है। अच्छा, उत्तराखंड ने, उसमें क्या खास है? उनका लक्ष्य है योग केंद्र बनाना, योग को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, रिसर्च को बढ़ावा देना। मतलब एक पूरी कोशिश चल रही है इसे व्यवस्थित करने की। तो इन सब कोशिशों का भारत के लिए मतलब क्या है, मतलब फायदा क्या है? एक तो जाहिर है आर्थिक पहलू होगा। हाँ बिल्कुल, आर्थिक प्रभाव। भारत योग पर्यटन से, योग से जुड़े कपड़ों वगैरह के निर्यात से, ऑनलाइन कोर्सेज से, वेलनेस स्टार्टअप से,
इस बढ़ते वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। और दूसरा अहम पहलू है सांस्कृतिक कूटनीति, मतलब सॉफ्ट पावर। योग भारत की वैश्विक छवि को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। दुनिया भारत को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं, बल्कि समग्र कल्याण के स्रोत के रूप में देख रही है। ये तो बड़ी बात है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सोचिए, अगर योग को स्कूलों में, दफ्तरों में, स्वास्थ्य सेवाओं में ठीक से शामिल किया जाए तो ये पुरानी बीमारियों का बोझ कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कितनी मदद कर सकता है। स्वास्थ्य खर्च भी कम हो सकता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर कहें, योग की आत्मा तो भारतीय है, लेकिन दुनिया भर में इसका जो रूप है वो एक बड़ा व्यावसायिक बाजार बन गया है। बिल्कुल। अब भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी, कि कैसे अपनी इस अनमोल विरासत को दुनिया के सामने रखते हुए आर्थिक लाभ भी कमाएं और साथ ही योग के जो मूल तत्व हैं, नैतिकता, ध्यान, समुदाय, उनके बीच एक संतुलन भी बनाए रखें। ये आसान नहीं होगा। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। दुनिया भर में जो लाखों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो इसे सिर्फ एक शारीरिक कसरत से आगे ले जाकर इसकी गहरी दार्शनिक और सांस्कृतिक जड़ों से कैसे जुड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।